वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे साइबर वॉर के बारे में और किस तरीके से जो इंडिया है वो पाकिस्तान के खिलाफ, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना के खिलाफ भी इसको इस्तेमाल करता रहा और यूरोपियन यूनियन को भी क्वेश्चनेबल बना दिया 15 साल बाद इन्वेस्टिगेशन में। बहुत सारे फैक्ट सामने आए हैं। हमें स्टूडियो में इस वक्त जो है ज्वाइन किया है महफूज उरसानी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आपको भी प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। और अली हुसैन नकवी साहब, आपसे जानना चाहूंगी इस वक्त श्रीवास्तव ग्रुप के हवाले से इंडियन क्रॉनिकल्स और इनका जो प्रोपेगेंडा अगेंस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया, एनजीओज और वो एनजीओज जो कि 10 एक्रीडेटेड एनजीओज हैं ईयू से, उनको भी क्वेश्चनेबल बना दिया। मतलब 15 साल तक ईयू में भी ये लोग बेवकूफ बनाते रहे, इंटरनेशनली पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाते रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, यूरोपीय यूनियन को तो अब जाके ये पता चला, हमारी ISPR ने, अगर आपको याद हो तो अगस्त में ये बात की थी, जिस वक्त के लेकिन ये मीडिया भी, पाकिस्तानी मीडिया भी बैक टू बैक बताता रहा कि किस तरीके से ये जो मनगढ़ंत खबरें बनाते रहे। एक्चुअली ये 5th जनरेशन वारफेयर के बारे में एक बड़ी डिबेट हुई और हमारे इदारों ने इसकी एक कैंपेन भी चलाई। और लास्ट अगस्त में जिस वक्त यहाँ पे एक फिरकावाराना फजा पैदा करने की कोशिश की गई, तो उस वक्त ये पता चला कि 80% जो आईडीज थी, जो ट्विटर हैंडलर्स थे या वेबसाइट थी या फेसबुक्स थी, वो सारी ऑपरेट हो रही थी इंडिया से। सूरत-ए-हाल ये है कि जब हम इस डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन की बात करते हैं तो हम सिर्फ इंडिया हमारे जहन में रहता है और हम ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो या इंडिया हो, ये तीनों एक पेज पर हमेशा रहते हैं। इनका बुनियादी मकसद डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाना, आपके मुल्की इदारों की क्रेडिबिलिटी को मुतासिर करना, अवाम में नफरतें पैदा करना, ये जो काम इन्होंने करने की कोशिश की। शायद आपको याद हो कि गुज़िश्ता रमजान से ऑनवर्ड मुहर्रम, अरबाइन, इनकी बड़ी कोशिश रही कि किसी तरीके से पाकिस्तान में एक सेक्टेरियन माहौल को मलाइन किया गया। बिल्कुल। और उसके बाद आपको नजर आता है कि इसमें जब उन्हें नाकामी हुई तो इन्होंने कुछ बयानिए, पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए, पाकिस्तान मुखालिफ तहरीकें, पाकिस्तान के अफवाज की किरदार कुशी, वो मुख्तलिफ ज़बानों से होनी शुरू हो कर दी गई। हम कहते ये हैं कि ये नाकाम हुए इराक में, ये नाकाम हुए सीरिया में, ये नाकाम हुए लबनान में। वहां पर भी इन्होंने कोशिश यही की। अगर देखें आप तो इन्होंने उनके पहले इदारों ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जहां पर ह्यूमन राइट्स की बात होती है उसी जगह पर 10 एनजीओ जो कि एक्रीडेटेड थे ईयू के प्लेटफॉर्म से, अब वो वहां पर जाहिर है जब वो एक्रीडेशन उनके पास है, उनके पास वो पूरा प्लेटफॉर्म मौजूद है बात करने का, और वो किस तरीके से उस प्लेटफॉर्म को अगेंस्ट पाकिस्तान इस्तेमाल करते रहे उसको, और बैक टू बैक करते रहे। और ये 15 साल बाद सामने आई है बात। क्या ये हमारी खारजा पॉलिसी का बहुत बड़ा फेलियर है या फिर इसमें जो बाकी के जो इश्यूज हैं वो कनेक्टेड हैं? जिस तरह अगर हम बात करते हैं अपनी एजेंसीज की, विद ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान में तो नंबर 1, हमारी जो दुनिया में बल्कि नंबर 1 एजेंसीज हैं और हमारी पाकिस्तान आर्मी भी नंबर 1 लिस्ट में आती है, लेकिन पाकिस्तान का फोकस इतना वो फोकस नहीं रहा जो इनका है। आज भी अगर हम देखते हैं, फाइनली जो मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने पूरी अवाम को बताया 5th जनरेशन वॉरफेयर का, अनफॉर्चुनेटली उसको भी लोगों ने बड़ा मजाक बनाने की कोशिश की। सामने आ गया ये तमाम तर। क्या हमें इन एरियाज में भी काम करने की जरूरत थी और है? देखिए, सूरत-ए-हाल ये है कि हमें इसमें कोई शक नहीं है कि हमें अपनी खारजा पॉलिसी के ऊपर रिविजिट करना पड़ेगा खारजा पॉलिसी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पिछले अदवार में इस तरीके से सीरियस इन इशूज़ को एड्रेस नहीं किया गया। राइट नाउ, जब मैं पहले बात कर रहा था कि आप इन सब को शिकस्त हुई मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, बेसिकली ये ग्रेटर इजराइल का जो मंसूबा इस वक्त चल रहा है, ये जो पावर शिफ्ट है इस वक्त बड़ी तेजी के साथ पावर शिफ्ट आ रही है एशिया की जानिब, और एशिया में पाकिस्तान एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मौजूद है और उसकी एक इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान को कमजोर करना इनका असल हदफ है, और जितनी भी ये मूवमेंट्स इस वक्त चल रही हैं पाकिस्तान को डीएस्टेबलाइज करने के लिए, उसमें ये ट्राइका जो मेरे भाई ने गुफ्तगू की, ये ट्राइका इजराइल है, अमेरिका है, इंडिया है, उनका
फोकस यहीं पर है. डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन उन्होंने चलानी है, पाकिस्तान को कमजोर करना है, ताकि ये जो पावर शिफ्ट का प्रोसेस है उसमें जो पाकिस्तान एक अहमियत का हामिल है उसको किसी तरीके से कमजोर किया जाए. मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो हुकूमत है और बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान, हमारे इदारे, वो बहुत फोकस्ड हैं इन चीज़ों के ऊपर. हमारे इदारों के बिल्कुल विजन क्लियर है इस मामले में. इससे पहले शायद कुछ मफादात हुआ करते थे, लेकिन अब बड़ा वाज़ेह हो चुका है कि ये जो अमेरिका है ये हमारा कभी दोस्त नहीं है. और दूसरा जो प्रेशर मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर बिल्ड किया गया इसराइल को तस्लीम करने के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर और अफवाज पाकिस्तान ने भी कहा कि हम इसको बिल्कुल तस्लीम नहीं करेंगे. दुश्मन बहुत मक्कार है, बिलखुसूस इंडियन. इन्होंने हमेशा लेकिन इन्होंने अपना रेवेन्यू कितना इस प्रोपेगेंडा के लिए मखसूस किया हुआ है, जहां पे इन्होंने ना सिर्फ इंडिया से, अफगानिस्तान से, बल्कि उन्होंने ब्रुसेल्स और जिनीवा को भी जो है टारगेट बनाया है. और इसके साथ साथ एनजीओज की एक्रेडिटेशन, ज़ोंबी एनजीओज, उसके अलावा डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इनके साथ हैं जो उन्होंने इम्पर्सनेट किया ईयू को. और बहुत सारे फेक अकाउंट्स, वेबसाइट्स, 550 प्लस वेबसाइट्स एंड 750 प्लस फेक अकाउंट्स, ये तो सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर होने वाले हैं. अब जो मॉनिटर नहीं हुए और जिनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई वो भी हमारे सामने है. वो हजारों की तादाद में मौजूद हैं. ये अभी 550 की आप बात कर रहे हैं. जिस वक्त हमारी ये सेक्टरियन जो ट्वीट्स चल रही थी, जब उसको मॉनिटर किया था तो वो 900 प्लस से ज्यादा निकल रही थी उस वक्त, एक सरसरी तौर पर जब देखा गया था. मेरे ख्याल इस वक्त जहां पे यूरोपीय यूनियन की आप बात कर रही हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट बिलाशुबा इंडिया ने बहुत ज्यादा की है. आपको माजी में भी नजर आया होगा कि उसने लॉबिंग फर्म्स हायर की, वहां पर लॉबिंग की, और FATF वाले मसले के ऊपर भी उन्होंने बहुत ज्यादा पाकिस्तान को फंसाने की कोशिश की. लेकिन मेरे ख्याल इस वक्त जो हुकूमत और हमारी जो इदारे हैं वो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं और उन्होंने फोकस किया है और विजन इस मामले के ऊपर बहुत क्लियर है. सर, अगर हम बात करते हैं इस्तीफों की तो इन द फर्स्ट प्लेस इस्तीफों से होगा क्या इलेक्शंस की तरफ दोबारा जाएंगे? और क्या इतना आसान है एक इलेक्टेड हुकूमत जो इलेक्ट हो चुकी हो, इस वक्त गवर्नमेंट में हो, उसको इस तरीके से जो है फारिग किया जाए? क्या ये आईनी तौर पर पॉसिबल है? नंबर 1. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जहां तक PDM के इस्तीफों का सवाल है, मेरा ख्याल यह है कि इस्तीफे स्पीकर को दिए जाते हैं, लाउड स्पीकर को नहीं दिए जाते हैं. अगर ये इतने ही इस्तीफे देने में PDM की जमातें उन्हें शौक है कि जी हम इस्तीफे दे दें, तो जाकर स्पीकर के पास जमा करें. एक वे है आर्टिकल 64 के तहत वो स्पीकर उसको ले. ठीक है, करेक्ट. यही से अगला सवाल करूंगी. आप कहते हैं कि स्पीकर के पास सबमिशन होती है इस्तीफों की, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है इस्तीफों की सबमिशन मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास कराने की कह रहे थे. उसके बाद आज उनकी साहिबजादी कहती हैं कि हमने तो फॉर्मली कोई इस्तीफों की बात ही नहीं की. तो ये इतनी देर से क्या चल रहा था? अगर आपके नवाज शरीफ, आपके वालिद साहब कह रहे हैं कि मौलाना साहब को सब अपने दे दे सबमिशन, तो फिर वो क्यों कह रही? वो कह रही यकीन करें मेरे पास तो इतने इस्तीफे मौजूद है, लेकिन अभी हमने फॉर्मली कहा नहीं इस्तीफे दे दे. क्या बोलना चाह रहे हैं? ये कंफ्यूजन खुद क्रिएट कर रहे हैं इस वक्त. देखिए, सबसे पहले तो PDM की जो साख है उसको असल नुकसान तो नवाज शरीफ के फौज मुखालिफ बयानिए ने पहुंचा दिया. जिस दिन उन्होंने पाकिस्तान के अफवाज के खिलाफ गुफ्तगू की, उस दिन PDM की क्रेडिबिलिटी पॉलिटिकली खत्म हो चुकी थी. नंबर 1. दूसरी बात, अगर ये इस्तीफे देकर निकल भी जाते हैं तो क्या इनके इस्तीफे देने से हुकूमत गिर जाएगी? कतई नहीं. ये इस्तीफे दें, बाय इलेक्शन होंगे, बाय इलेक्शन में दोबारा कैंडिडेट्स आएंगे, पाकिस्तान की हुकूमत चलती रहेगी. असल मसला इस वक्त देखना यह है कि कौन सी कुव्वतें ऐसी हैं जो रियासत को कमजोर करना चाह रही हैं. मैंने अपनी गुफ्तगू में पहले भी कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस वक्त एक पावर शिफ्ट एशिया की जानिब है. चाइना, पाकिस्तान, अभी रशिया भी इस प्रोजेक्ट में आ गया है. ये वो वक्त है जब हमें मिन हैसुल कौम मुत्तहिद होकर खड़ा होना चाहिए. कमिंग बैक टू दिस पॉलिटिकल रिफ्ट, रेजिग्नेशंस की अगर हम बात करते हैं तो मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में यही पूछा बार बार ऑपोजिशन के एक नुमाइंदे से कि अगर आप लोग इस्तीफे देते हैं और फिर उसका क्या प्रोसेस है, क्या वो रिवोक हो सकते हैं या नहीं हो सकते रिवोक? क्योंकि जाहिर अगर स्पीकर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो वो कैसे
ہوگا وہ آگے کیسے پروسیس بڑھے گا. سیکنڈلی یہاں پہ اب ایک اور کنفیوژن آج سامنے آ گئی, مریم بی بی کا اسٹیٹمنٹ, سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ, دونوں مزید کنفیوژن کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اور 6 ماہ تک تو یہ ڈسکریشن بھی موجود ہے دیکھا جائے اسپیکر کے پاس کہ وہ ان کو اپنے پاس رکھیں. تو پھر کیا یہ صرف اور صرف ایک پریشر کریٹ کرنے کی وہ ٹیکٹک ہے؟ دیکھیے اس میں بات یہ کسی بھی چیز کو اس کے اوپر اسٹڈی کیے بغیر گفتگو کرنے کے عادی ہیں, چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں, چاہے ان کی صاحبزادی محترمہ صفدر اعوان صاحبہ ہوں. انہوں نے کبھی اس کے کانسیکوینسز کی طرف توجہ ہی نہیں دی. گفتگو یہ کر جاتے ہیں. پی ڈی ایم ایکچولی میرے خیال پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ انہوں نے بنائی تھی, جو کہ اب پاپا ڈباؤ موومنٹ میں کنورٹ ہو چکی ہے. یعنی کہ اپنے ڈباؤ یا بچاؤ, ڈباؤ موومنٹ میں. پہلے تو بچانے کی کوشش کر رہے تھے, اب جو بیانیے آ رہے ہیں وہ ڈبانے کی ہے کہ یہ ڈوب جائیں, خود بھی ڈوب جائیں. مسئلہ صرف ایک ہے, کیا ان کے استعفوں سے پاکستان کمزور ہوگا یا حکومت کمزور ہوگی؟ شیخ رشید صاحب نے بھی بہت زیادہ سارکاسٹک گفتگو کی ہے ایز یوزول اپوزیشن کے حوالے سے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے بات کرنی ہی نہیں ہے وزیر اعظم صاحب سے تو کس سے بات کرنی ہے, اور استعفوں کے اوپر بھی انہوں نے کافی جو ہے طنز سے بھرپور جو ہے اپنے سٹیٹمنٹس دیے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے بات یہی ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے ہمارے لیے مقدم ہے ریاست, پاکستان کی ریاست. اگر یہ لوگ اتنے ہی سنسیئر ہیں, اگر ان کو ریاست سے محبت ہے, تو پھر اس موقع کے اوپر ان کو حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, یونٹی دکھانی چاہیے, پاکستان کو مضبوط کرنا چاہیے, پاکستان کو